नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, वो शो जहां आपको इनकम टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलता है, वो भी काफी आसान अंदाज में, ताकि आपकी परेशानी कम हो सके। हम बचाएंगे आपका टैक्स और बताएंगे कि कहां आपको हो सकता है ज्यादा से ज्यादा फायदा। मैं हूं प्रियंका संभव और मेरे साथ हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट यानी आपके चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। सबसे पहले जानते हैं कि अगले आधे घंटे हम किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। वेल्थ टैक्स के नियमों के मुताबिक किस सीमा तक कैश रखने पर नहीं बनेगी टैक्स की देनदारी, किसी रिश्तेदार से अगर गिफ्ट में मिले फ्लैट तो क्या देना होगा आपको टैक्स, और मौजूदा वित्त वर्ष के लिए टैक्स कैलकुलेट करते वक्त क्या रखें ध्यान। तो ये सारी काम की बातें होंगी आज के शो में, लेकिन शुरुआत करते हैं वेल्थ टैक्स से जुड़ी एक अहम जानकारी के साथ। हम सब जानते हैं कि बैंक बैलेंस और बैंक डिपॉजिट वेल्थ टैक्स के दायरे में नहीं आते, लेकिन अगर आपके पास है नकद यानी कि कैश, तो वेल्थ टैक्स इस पर किस तरह से लगेगा अगर आपके हाथ में कुछ कैश है? बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को सबसे पहले बतला दी कि वेल्थ टैक्स की जब बात करें, पहले तो ध्यान रखना भैया, वेल्थ टैक्स में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 30 लाख, 30 लाख तक अगर आपकी टोटल वेल्थ हो तो वेल्थ टैक्स नहीं लगता। और अभी आपने सुन लिया कि आपके पास बैंक एफडी है या लोन्स दिए हुए हैं या बैंक बैलेंस है, कितने रुपए हो, लाखों करोड़ों कितने भी हो, उस पे वेल्थ टैक्स नहीं लगता है। किंतु जब बात करते हैं कैश इन हैंड या नगद रुपए की, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, वेल्थ टैक्स के पर्पस के लिए क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अर्थात 31 मार्च के दिन अगर 50,000 रुपए से ज्यादा पैसे आपके पास कैश इन हैंड है तो डेफिनेटली उस पर वेल्थ टैक्स लगेगा। उसको वेल्थ में जरूर दिखलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर एक छोटा सा सजेशन आपको दे दें, मान लो कोई कारण से आपने बैंक से पैसे विड्रॉ किए 31 मार्च के कुछ दिन पहले, काम नहीं आए, 31 मार्च आ रहा है पास में, चिंता हो रही है वेल्थ टैक्स लग जाएगा, तो ऐसे में उस पैसे को बैंक में जमा करा देना ताकि 31 मार्च के दिन आपके पास कैश इन हैंड नहीं रहे और न रहे वेल्थ टैक्स देने की चिंता। तो टैक्स गुरु की राय यह है कि अगर आपके पास 50,000 से ज्यादा कैश है हाथ में तो वेल्थ टैक्स देने के लिए तैयार रहिए। अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। दिल्ली से हमारे साथ विमल जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विमल जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल, क्या उलझन है आपको? मैम पहले तो नमस्ते CNBC और मिस्टर लखोटिया को, इस जो आपका प्रोग्राम के जो एक आम इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलते हैं टैक्स क्लेमिंग टैक्स के ऊपर। मेरा पहला क्वेश्चन है HUF से रिलेटेड। मिस्टर लखोटिया से काफी इंटरेस्ट हुआ था, 2 साल पहले मैंने अपना HUF अकाउंट खोला। अच्छा, बहुत बढ़िया विमल जी, 2 साल पहले अकाउंट खोल लिया। अब बताइए अपनी समस्या। मैंने ये पूछना है कि पहला क्वेश्चन है कि मैं किन किन से गिफ्ट ले सकता हूँ? ओके, HUF किन किन से गिफ्ट ले सकती है, बहुत बढ़िया आपका सवाल है। उत्तर आपको दे देते हैं फटाफट फायदे वाला। HUF दुनिया में किसी भी व्यक्ति से गिफ्ट ले सकती है, केवल ध्यान रखना है तो 2 ही बातों का। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि अगर HUF को रिलेटिव्स के अलावा, मेंबर्स के अलावा अन्य लोगों से गिफ्ट प्राप्त होगा तो साल भर का 50,000 रुपए तक एग्जम्प्ट है आयकर की धारा 56 के तहत। उससे ज्यादा गिफ्ट अगर मिल गया तो टैक्स लग जाएगा। अब आइए, HUF के मेंबर्स ने ही गिफ्ट दे दिया, जैसे मान लो विमल जी आपने दे दिया, आपके बेटे पत्नी आदि ने दे दिया, तो उस पे किसी प्रकार का HUF को टैक्स नहीं लगने वाला है। इनके लिए फायदे की बात, परंतु एक और बात बतला दें साथ ही साथ, आयकर की धारा 64 का भी ध्यान रखना मत भूलिएगा। उसके तहत क्लबिंग ऑफ इनकम की प्रोविजंस लागू होंगे, अर्थात HUF की जो मेंबर हैं अगर वो देंगे कोई गिफ्ट और उससे कोई इनकम होगी HUF की, तो वो क्लबिंग प्रोविजंस के तहत धारा 64 के तहत क्लब हो जाएगी आपकी इनकम में। इसलिए बेहतर होगा नॉन रिलेटिव से चाहे 50,000 तक आ जाए साल भर के, नो प्रॉब्लम, पर HUF के मेंबर्स लोन दे दें पर गिफ्ट न दें HUF को। अगला सवाल अभिषेक जी का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इनके एक्स जीजा एक NRI हैं और पुणे में उनका एक फ्लैट है। वो अभिषेक जी को फ्लैट गिफ्ट में देना चाहते हैं। अभिषेक जी जानना चाहते हैं कि अगर उनके जीजा उन्हें फ्लैट गिफ्ट करते हैं तो क्या अभिषेक को टैक्स देना होगा, और अगर जीजा फ्लैट बेचकर पैसे उन्हें गिफ्ट करते हैं तो क्या इस रकम पर टैक्स देना होगा? लेकिन ये बात ध्यान देने वाली कि एक्स जीजा इनके जो है ये इन्हें गिफ्ट देने वाले हैं। अभिषेक जी, अगर आपके जीजा जी आपको कोई गिफ्ट दे देते, फ्लैट दे देते, कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि आयकर की धारा 56 के तहत रिलेटिव की डेफिनेशन में अगर कवर हो जाते तो टैक्स का काम ही नहीं। ऐसे ही अगर जीजा जी आपके अपना फ्लैट बेच के नगद रुपए आपको गिफ्ट दे देते, हाँ टैक्स देने के बाद, तो भी आपको टैक्स नहीं लगता। पर आपने एक शब्द जोड़ दिया,
आपने लिख दिया अपने सवाल में कि आपके एक्स जीजा का मतलब आज वे आपके जीजा जी नहीं हैं। अगर आज आपके जीजा जी नहीं हैं तो वे आयकर की धारा 56 के तहत रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएंगे और ऐसी अवस्था में आपके एक्स जीजा जी से अगर आपको गिफ्ट कोई मिलता है उस पे इनकम टैक्स लग जाएगा 50,000 से ज्यादा वाली राशि पे। पर मुझे एक सवाल आता है मन में, आप बात कर रहे जीजा जी, एक्स जीजा जी गिफ्ट देना चाहते हैं, फ्लैट आपको इतना प्रेम और मोहब्बत आपके एक्स जीजा जी के साथ है तो एक्स जीजा जी को पुनः जीजा जी बनाने की प्रक्रिया भी तो ट्राई कर लो ना भैया। चलिए ये सवाल का जवाब हम अभिषेक पर ही छोड़ते हैं, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। राजीव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, रीइंबर्समेंट से जुड़ा इनका सवाल है। राजीव जी नमस्ते, बताइए क्या परेशानी है आपको? नमस्ते सर, एक्चुअली मैंने अपनी नौकरी बदली। अच्छा। पहले मैं सरकारी नौकरी में था, उसे छोड़ के प्राइवेट में गया तो वहाँ पे 3 महीने के नोटिस पीरियड के बदले में मैं 1 महीने में नौकरी छोड़ी तो नोटिस पीरियड के अगेंस्ट में कुछ वहाँ मुझे पेमेंट देनी पड़ी। ठीक है। उसके बाद जब मैंने नई नौकरी ज्वाइन करी तो वहाँ पे उन्होंने मुझे उस नोटिस पीरियड का रिम्बर्समेंट दिया, बट व्हाट दे आर सेइंग इज दैट कि वो रिम्बर्समेंट वो टैक्सेबल करेंगे। मेरे हिसाब से जब मैंने अपनी सेल मतलब वो मेरे लिए इनकम तो है नहीं, किसी इनकम के मद में नहीं आनी चाहिए, तो फिर वो सैलरी टैक्सेबल कैसे, रिम्बर्समेंट टैक्सेबल कैसे होगा? बात समझ गए। आपको पहले तो ये लगता है कि आप आदमी तो काम के तो हैं, तभी आपने सरकारी नौकरी छोड़ी, प्राइवेट नौकरी करने आ गए और वैल्यूएबल एसेट है कंपनी के लिए, तभी आपकी नई कंपनी ने सोचा कि आपका कोई देना है नोटिस पे का पेमेंट, चलो हम कर देंगे, पर आ जाओ फटाफट हमारे पास। आप आ गए लपक के। पर ध्यान रखो भैया, पुराने एम्प्लॉयर को जो पेमेंट करना था नोटिस पे का वो आपकी ऑब्लिगेशन है, आपके नए एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे पेमेंट किया, इसलिए इस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, किसी प्रकार की छूट नहीं है। और जो आपने ये पैसा लेके पुराने एम्प्लॉयर को दे दिया वो पैसा खर्चे के रूप में अलाउ नहीं होता। आपकी समस्या जेन्युइन है, इस बारे में हम सरकार को लिखेंगे ताकि आने वाले समय में ऐसी समस्या के लिए समाधान मिले, पर फिलहाल आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम समझेंगे जब एनआरआई बेटा अपने पिता को कैश गिफ्ट देता है तो क्या पिता पर बनती है टैक्स की देनदारी। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, वो शो जहां टैक्स से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलता है। पिछले साल तक सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स पर सरचार्ज देना पड़ता था, लेकिन इस बार से अब इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी ये सरचार्ज देना है। तो लखोटिया जी ये बताइए, इस कदम से क्या सभी टैक्स पेयर्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा या कुछ खास कैटेगरी के टैक्स पेयर्स हैं जिन्हें ये सरचार्ज देना होगा? नहीं, सब पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात सुन के हमारे दर्शक डर नहीं जाए, उनके लिए क्लैरिफाई कर दें। ये बात तो बिल्कुल सही है कि पिछले वर्ष तक कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स ही देते थे सरचार्ज का भुगतान, और इस वर्ष से इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज इनको भी सरचार्ज का भुगतान करना पड़ेगा। किंतु फायदे की बात, मोटी इनकम तब आपका सरचार्ज, मोटी इनकम नहीं तो सरचार्ज नहीं। अब मोटी इनकम क्या है ये विचार देखना पड़ेगा आयकर विभाग का। आयकर विभाग के हिसाब से अगर आपकी इस वर्ष की इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तभी आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। सीधी बात ये हो गई, हमारे ढेर सारे मेजॉरिटी टैक्स पेयर्स की इनकम 1 करोड़ से कम है तो उनको सरचार्ज देने की बिल्कुल चिंता नहीं है, और 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो सरचार्ज लगेगा 10%। पर 1 मिनट, 10% किसका? 10% इनकम का नहीं, बल्कि जो इनकम टैक्स बनता है उसका 10% सरचार्ज के रूप में लगेगा। और एक छोटी सी फायदे की बात बता दें आपके लिए, ऐसे भी कई दर्शक होंगे जिनकी इनकम 1 करोड़ से थोड़ी सी ही ज्यादा हो गई और सरचार्ज का बर्डन नए फॉर्मूला से बहुत ज्यादा बन जाता है। वे चिंता न करें, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से हल्की फुल्की ज्यादा हो गई तो टैक्स और सरचार्ज मिला के वही लगेगा, अर्थात 1 करोड़ 200, 500, 1000 रुपए हो गए तो टोटल 1000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। ऐसी चिंता की बात नहीं है आपके लिए। चलिए अब चिंता दूर करते हैं दर्शकों का, जो देखते हैं टैक्स गुरु। कर्नाटक से मुरलीधर जी का सवाल लेते हैं। मुरलीधर जी एक किसान है, 25 लाख की एफडी कर रखी है जिससे उन्हें करीब 2.25 लाख रुपए का सालाना ब्याज मिलता है। बैंक में फॉर्म 15 जीपी जमा कर रखा है। जानना चाहते हैं कि क्या बैंक टीडीएस काटेगा और क्या उन्हें रिटर्न भरना जरूरी है? पहले तो बधाई आपको भैया, खेती कर रहे हो और फिर भी एफडी आपके पास 25 लाख रुपए की है, 2.25 लाख,
ब्याज मिल रहा है, ये प्रेरणा देती है हमारे भारत के ढेर सारे दर्शकों को कि हम और आप भी मिलके खेती करें, इतनी इनकम हो जाए कि एफडी कर लें 25 लाख की। अब 25 लाख की आपकी एफडी है तो उस पे 2.25 लाख जब ब्याज मिल गया, उस ब्याज के ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और बैंक के अंदर एफडी की हुई है तो बैंक वाले भी टीडीएस काटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगला सवाल अमित जी का है, जो खुद पूछ रहे हैं अपना सवाल। दिल्ली से अमित जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमित जी नमस्ते, पूछिए लखोटिया जी से क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते लखोटिया जी। नमस्ते जी अमित जी, कहाँ दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। ओके, प्लीज हिंदी में। हाँ, मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूँ। तो मैंने अभी इस फाइनेंशियल ईयर में एक पर्सनल लोन लिया था, जिससे मैंने एक स्पेकुलेटिव इनकम स्टॉक मार्केट में कमाई है अप टू 5 लाख रुपीज। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या मैं इंटरेस्ट दे अपने पर्सनल लोन पे या उसका प्रीपेमेंट कर दूं तो उससे मेरा कुछ टैक्स में बचत हो सकती है या नहीं? लोन को रीपेमेंट कर देंगे, उससे बचत टैक्स की नहीं होगी। लोन आपने लिया और उस लोन के पैसे को स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस में करने के लिए यूज किया और अब ब्याज का भुगतान करेंगे। तो अगर ब्याज का कोई भी भुगतान करेंगे, कितनी भी राशि हो, वो पूरी की पूरी राशि आपकी स्पेक्युलेटिव इनकम से घटा दी जाएगी। कुल मिलाकर स्पेक्युलेटिव इनकम आपने की, बहुत बधाई आपको। जितना ब्याज का खर्चा है, पूरा ब्याज का खर्चा आपके लिए अलाउ हो जाएगा। साथ ही साथ अगर और भी कोई खर्चा स्पेक्युलेटिव इनकम अर्न करने के लिए अगर आपने खर्च किया, वो भी अलाउ हो जाएगा खर्चे के रूप में। चलिए, तो अमित जी की परेशानी दूर हो गई है। अब दूर करते हैं नारायण जी की चिंता। दुबई से इन्होंने हमें ईमेल भेजा है। वो 10 लाख रुपए अपने पिताजी को देना चाहते हैं, जो कि भारत में रहते हैं। पैसे एनआरआई अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि टैक्स बचाने के मकसद से क्या ऑनलाइन ट्रांसफर करें या फिर चेक से पेमेंट करें, और इस तरह की पेमेंट जब वो अपने पिताजी को करेंगे तो क्या पिताजी पर टैक्स की देनदारी कुछ बनेगी? नारायण जी, उत्तर है मर्जी मेरी, पैसा आपकी मर्जी। पिताजी को चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर करें, चाहे चेक देवें, बैंक ड्राफ्ट भेजें, जैसे भी भेजें अपने पैसे पिताजी के पास, पिताजी को 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगने वाला है। आखिर आपकी सोच भी तो कितनी महान है। पिताजी को भेजना चाहते हैं 10 लाख रुपए, तो सरकार भी आपकी मदद करना चाहती है। हम सबकी दुआएं आपके साथ है। टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगने वाला आपको और आपके पिताजी को। हाँ, भविष्य में पिताजी इस रुपए से जो कमाएंगे उन पे इनकम टैक्स लगेगा। पर अगर आप ये चाहते हो कि पिताजी को भी कभी भी नहीं लगे इनकम टैक्स, तो छोटा सा फॉर्मूला, जो पैसे आप पिताजी को भेजेंगे उस पैसे से पिताजी को कहिएगा टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश करेंगे। ये हो जाएगा उनका इन्वेस्टमेंट टैक्स बॉन्ड के जैसा, टैक्स फ्री बॉन्ड में, तो उससे हो जाएगा टैक्स पेबल की लायबिलिटी बिल्कुल जीरो। फायदा ही फायदा। चलिए, और भी फायदे की बात हम लेकर आएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आगे हम आपको बताने वाले हैं कि अगर सालाना इनकम 2 लाख से कम है तो क्या रिटर्न भरने की जरूरत है आपको। ये इस काम की बात को जानने के लिए वापस आइए। आप देख रहे हैं टैक्स करो, हम हाजिर हैं टैक्स से जुड़ी आपकी सारी टेंशन को दूर करने के लिए। और समझते हैं लखोटिया जी से कि मौजूदा वित्त वर्ष में लखोटिया जी एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने में किन बातों का ध्यान रखना है। पहले तो ये अच्छी बात है, आपने दर्शकों को बतला दिया कि जिम्मेदारी भैया अपनी अपनी याद रखो, एडवांस टैक्स देना है। और तकलीफ भी क्या है, इनकम होगी तभी तो एडवांस टैक्स देंगे। अब एडवांस टैक्स देने के लिए सबसे पहले ये कार्य करें, अपनी करंट ईयर की सभी प्रकार की इनकम की लिस्ट बना लें। कंप्यूट योर एक्सपेक्टेड टोटल इनकम ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इनकम पे कितना इनकम टैक्स लगेगा स्लैब रेट के हिसाब से, उसकी जोड़ बाकी कर लें, अर्थात टैक्स पेएबल का लिस्ट अमाउंट निकाल लें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगने वाला है, ये तो आप समझ ही गए। सरचार्ज का कैलकुलेशन कर लीजिए, और अगर 1 करोड़ से कम है इनकम तो सरचार्ज वाली आइटम को क्रॉस कर दीजिए, सरचार्ज नहीं लगने वाला है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है आपका एजुकेशन सेस 2% एंड 1% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, कुल मिलाकर टोटल 3% एजुकेशन सेस का कैलकुलेशन करना है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये 3% सेस कैलकुलेशन करना है, ये हमारी इनकम का 3% नहीं है, बल्कि टोटल इनकम टैक्स पेएबल प्लस सरचार्ज पेएबल दोनों राशि को जोड़ के जो अमाउंट आता है
उसका टोटल 3% देना है हमको सेस के बारे में, वो भी लिख लीजिए। अब सबको टोटल कर लीजिए, ये हो गया टोटल हमारा एडवांस टैक्स पेएबल, और इसी हिसाब से इंस्टॉलमेंट जब जो देना है उसका भुगतान करते जाइए, नो प्रॉब्लम, नो पेनल इंटरेस्ट। और अब सवालों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। राजस्थान के बीकानेर से जितेंद्र शर्मा जी ने हमें सवाल भेजा है। इनकी पत्नी ट्यूशन पढ़ाती हैं और शेयर मार्केट में भी निवेश करती हैं। कुल आय 2 लाख से कम है। जानना चाहते हैं क्या पत्नी की इनकम उनकी इनकम से जुड़ सकती है और क्या पत्नी को रिटर्न भरना होगा? शर्मा जी चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी आपने कहा कि आपकी पत्नी ट्यूशन करती है, आपकी पत्नी स्टॉक मार्केट में कमाती है, तो वो पत्नी कानूनी रूप से, वो पत्नी की इनकम कानूनी रूप से अलग कहलाएगी। आपकी इनकम में जोड़ने की कोई समस्या, चिंता नहीं है। अब आइए रिटर्न भरने की बात। आपने ये भी बतलाया कि टोटल इनकम साल भर की सब हेड्स के तहत आपकी पत्नी की 2 लाख रुपए से कम है। इस अवस्था में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, पर मेरा मानना है बेहतर होगा रिटर्न भर दें। 2 लाख से थोड़ी सी कम हो इनकम तो भी भर दें रिटर्न। आने वाले समय में बेहतर रहेगा और एक कंटिन्यूटी चलती रहेगी हर साल की अलग अलग इनकम की। और अब हमारे साथ सौरभ शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अपनी टैक्स की देनदारी समझना चाहते हैं लखोटिया जी से। सौरभ जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार लखोटिया जी। नमस्ते जी सौरभ जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। चंडीगढ़, बोलो जी। हाँ जी, लखोटिया जी मेरे एक्चुअली फादर ने एक प्लॉट लिया था 70s में। हाँ हाँ। तो उनकी डेथ के बाद वो मेरे मदर, मेरे नाम और मेरे बड़े ब्रदर के नाम हुआ। तीनों भाई, तीनों के नाम में हो गया, ठीक है। हाँ जी, तीनों के नाम पे। और अब हम प्लान कर रहे हैं कि वो प्लॉट बेचकर बड़े ब्रदर के नाम पे सिर्फ फ्लैट लें चंडीगढ़ में। हाँ जी। तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे हम बचा सकते हैं, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा? पहले तो समझ लीजिए कि आपका होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि बहुत साल हो गए प्रॉपर्टी जमीन को खरीदे। अब अगर जमीन को बेचना चाहते हैं और आप खरीदना चाहते हैं नया फ्लैट या मकान केवल भाई के नाम में, भाई साहब के नाम में, वो टैक्स प्लानिंग के लिहाज से बेहतर नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स का नॉर्मल नियम यह है, जो बेचे वो निवेश करे और टैक्स बचाए। यहाँ पर आप, आपके ब्रदर और आपकी मम्मी 3 जने मालिक हैं। तीनों जने बेचेंगे तो नए मकान में भी तीनों जने का ही नाम होना चाहिए, तब टैक्स बचेगा। पर आपकी इच्छा और भावना तो यही है मकान नया वाला केवल भाई साहब के नाम में। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये करिए, आप और आपकी मम्मी अपना हिस्सा अपने भाई साहब को गिफ्ट कर दीजिए, जिससे पूरी प्रॉपर्टी के मालिक आपके भाई साहब हो जाएंगे। अब भाई साहब बेचेंगे इस प्रॉपर्टी को और निवेश करेंगे नए मकान में, तो टैक्स बच जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसी तरह का अगला सवाल भी है जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए एक प्लॉट से। भरत शाह जी की पत्नी, उनके भाई और भाई की पत्नी के पास 1991 से 4 एकड़ की कृषि जमीन थी, जो अब इन्होंने गैर कृषि जमीन में बदल दी है। वो अब इसमें से प्लॉट काटकर रो हाउस बंगलो बना रहे हैं, जिसमें सभी ने पैसे दिए हैं। प्लॉट की कीमत 1 लाख रुपए, बनाने का खर्चा रहा 10 लाख और बेचने की रकम है 18 लाख रुपए। जानना चाहते हैं कि इस पर टैक्स की देनदारी क्या होगी, क्या ये बिजनेस इनकम होगी या फिर कैपिटल गेन्स इनकम कहलाएगी? पहले तो बहुत खुशी की बात है, लंबे समय तक खेती की जमीन आपने रखी, अब रो हाउसेस बनाएंगे, इनकम होगी ढेर सारी। ये बात आपके हमारे दर्शकों के लिए प्रेरणा की बात है। अब उत्तर, हमारी इनकम जिस प्रकार की आप बता रहे हैं वो कैपिटल गेन्स भी हो सकती है, बिजनेस इनकम भी हो सकता है। ट्रीट आप कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी ये सारी एक्टिविटी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड हुआ तो डेफिनेटली बिजनेस इनकम होगी। जहां तक मैं समझता हूं, जितनी बातें आपने बताई उससे आपकी ये बिजनेस इनकम होगी और आपको टैक्स की देनदारी होगी। चलिए, शुक्रिया लखोटिया जी, इतने सारे हमारे दर्शकों के लिए टैक्स की टेंशन को कम करने के लिए। लेकिन आपकी टेंशन और भी हम कम कर सकते हैं, इसलिए भेजिए इनकम टैक्स से जुड़े अपने सभी सवाल हमारे पास। आप हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल, दीजिए लिखकर स्पेस दीजिए, सवाल और नाम लिखकर 51818 पर इसे भेजें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी भेजिए अपने सवाल। याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो आज टैक्स गुरु में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे टैक्स की गुत्थी आसान बनाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।